साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 7, जहां पर हम टॉप 100 एमसीक्यू यूनिट 7 की लेकर के आ गए हैं, जिनमें हम पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी और यूनिट 7 के अंतर्गत जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों के टॉप 100 आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है यूनिट 7 एक अलग से यूनिट बना दी गई है, जिसमें से 3 से 4 टॉपिक को रखा गया है। उसमें मानव शरीर विज्ञान से भी एक टॉपिक रखा गया है, यानी कि आपको बायोलॉजी को अच्छे से करना है। साइंस में सबसे ज़्यादा आपको बायोलॉजी को पढ़ करके जाना है, तो बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको भी हम आपको कराएंगे, पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे और प्रौद्योगिकी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको भी हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं इस टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 1 का पहला प्रश्न। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स एक शाखा होती है, पर्यावरण आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की बहुत सी प्रजातियों से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से या फिर सब्जियों के अध्ययन से। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि पौधों की बहुत सारी प्रजातियों के बारे में अध्ययन को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आपको ये पता मतलब याद होगा या फिर आपने सुना भी होगा कि जहाँ पर भी हाइड्रो शब्द लगा मिल जाए तो वो जल से संबंधित होता है, तो ऐसा हर जगह नहीं होता है। ठीक है, जो हाइड्रोपोनिक्स है वो पौधों की बहुत सी प्रजातियों के बारे में हमको जानकारी देती है। तो पौधों की जानकारी देने वाली एक शाखा का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। आपको याद रखना है, गलत करके मत आना यह प्रश्न। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जवाई के जंगल किस प्रदेश में स्थित हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि राजस्थान में जवाई के जंगल आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी हाल ही में यूएनईपी में जवाई के जंगलों के बारे में यहाँ पर कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, तो ये मतलब चर्चा में बना हुआ है जवाई के जंगल, इसलिए अपने लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, करंट अफेयर के प्रश्न वही प्रश्न आएंगे या फिर आपके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के वही प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे जिनके बारे में कुछ ना कुछ नई चीज़ें हुई हैं या फिर वो किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो सही आंसर हो गया ए, यानी कि राजस्थान में है जवाई के जंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन इकोनॉमी प्रोग्राम किसके नेतृत्व में चालू किया गया है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन या फिर आईयूसीएन? आइए आंसर देख लेते हैं। ग्रीन इकोनॉमी प्रोग्राम किसके नेतृत्व में चालू किया गया है? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है यूएनईपी जिसे हम कहते हैं, उसके अंतर्गत ग्रीन इकोनॉमी प्रोग्राम चालू किया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाने के लिए पृथ्वी पर जो है अब जो आपकी मतलब हरियाली है वो बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो इसके स्तर को बढ़ाने के लिए यूएनईपी के द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसका नाम है ग्रीन इकोनॉमी प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? ये भी करंट का प्रश्न है पर्यावरण का, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो बताइए, इन चारों राज्यों में से कहाँ पर जो है भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोजें की हैं? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि महाराष्ट्र में भारत ने सबसे ज़्यादा पर्यावरण से संवेदनशील जगहों की खोज की है। कुछ दिन पहले हमने आपको करंट अफेयर भी कराया था कि यहाँ पर एक झील पाई गई है जिसमें एक विशेष प्रकार की मछली पाई गई है। ठीक है, उसकी खोज किसने की है? तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी, उनके भतीजे जो हैं वो एक बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं। ठीक है, उन्होंने उस मछली की खोज की है। तो याद रखिएगा, ये जो महाराष्ट्र है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और यहाँ पर जो भी यहाँ पर पर्यावरण की संवेदनशील चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से पाई गई हैं, इसलिए यह प्रश्न भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर असम? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि जो अभयारण्य हो गए, जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ये भी आपसे पूछे जाते हैं एमपीपीएससी के अंतर्गत। देखिए, एमपी के राष्ट्रीय उद्यान अलग से पूछे जाते हैं और जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान है वो अलग से पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही राष्ट्रीय उद्यानों को पूछा जाएगा जो चर्चा में बने हुए हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है बी, यानी कि बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है। जैसा कि आपको पता है, गंगा डॉल्फिन जो है वो हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और ये मतलब कि पहले तो एमपी में पाया जाता है, एमपी मुरैना वगैरह के आसपास पाया जाता है। उसके बाद में बिहार के विक्रमशिला जो है अभयारण्य में गंगा डॉल्फिन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र एबीएस से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर जेनेवा प्रोटोकॉल? तो एबीएस से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है इसमें से? आइए इसका आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर है बी, यानी कि नागोया प्रोटोकॉल जो है वो एबीएस से संबंधित है। अब इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, एबीएस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस का फुल फॉर्म होता है। ये 29 अक्टूबर 2010 को इस पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, किस प्रोटोकॉल के दौरान? तो नागोया प्रोटोकॉल के दौरान एबीएस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये आपको याद रखना है, बेनिफिट शेयरिंग तंत्र इसे कहते हैं, एबीएस का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल, नागपुर, मैसूर या फिर लखनऊ? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि नागपुर को भारत का जो है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? वेनिस, रोम, जेनेवा या फिर पेरिस? चलिए आंसर देख लेते हैं। रैपिड फायर राउंड आपका चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, सही आंसर है बी, यानी कि रोम में जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थित है। देखिए, ये जो यूनिट वाइज पहली बार डिवाइड किया गया है एमपीपीएससी में, तो किसी को भी नहीं पता है कि किस तरह के एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम यहाँ पर पिक कर सकते हैं, जैसे कि मानव शरीर विज्ञान अलग से एक टॉपिक दिया गया है। ठीक है ना, तो मानव शरीर विज्ञान का अर्थ क्या है? यानी कि जो बायोलॉजी है, जो मतलब मनुष्यों से संबंधित है, जैसे आपका विटामिन हो गया, रक्त हो गया, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र हो गया आपका। ठीक है ना, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं आपके एमपीपीएससी में। तो इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास कीजिएगा। सही आंसर बी हो गया आपका, रोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखते हैं CITES किससे संबंधित है। सही आंसर है ए, यानी कि CITES पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अब CITES के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, CITES का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज इसका फुल फॉर्म होता है। जब आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो इस फुल फॉर्म को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है आपको पता है ना, सक्सेस जंक्शन आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, CITES। ये चर्चा में बना हुआ है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। CITES जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज से संबंधित है। यानी कि जो भी यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो भी यहाँ पर आपके रेड लिस्ट में डाली गई स्पीसीज, जैसे कि आपका ओलिव रिडले कछुआ हो गया, ठीक है ना, कुछ बाघ वगैरह जो हो गए, तो इनके बारे में नई नई रणनीतियां बनाने का काम जो है वो CITES के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अभी हाल ही में किस मछली को IUCN ने रेड डाटा लिस्ट से बाहर कर दिया है? पिराना, ब्लूफिन महासीर, गोल्डन महासीर या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ब्लू फिन महासीर को अभी हाल ही में IUCN ने रेड डाटा लिस्ट से बाहर कर दिया है। देखिए, रेड डाटा लिस्ट में डालने का मतलब क्या होता है कि इनकी संख्या कम हो रही है। अब इस पर CITES काम करेगा और उसकी संख्या को बढ़ाएगा। अगर वो संख्या बढ़ जाती है तो रेड डाटा लिस्ट से उसको बाहर कर दिया जाता है। तो अभी हाल ही में ब्लू फिन महासीर को रेड डाटा लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। पर्याप्त संख्या जो है अब इसकी हो गई है। महासीर से आपको कुछ याद आ रहा है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि महासीर जो है वो किस राज्य का राजकीय जलीय जीव है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको करना है कि किस राज्य की मछली महासीर है जिसको राजकीय जलीय जीव कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको याद हो तो साइंटिफिक नेम भी कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? ऑप्शन नंबर है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी है बेटला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आंसर देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, और यह चर्चा में भी बना हुआ है। सही आंसर है सी, यानी कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? बताइए, इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिससे हम बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं? कपास, जलकुंभी, गन्ने की खोई या फिर जेट्रोफा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जेट्रोफा, जिसे हम रतन जोत भी कहते हैं। इससे हम आगे चल करके बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं। इसे भविष्य का तेल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भविष्य का जो पेट्रोलियम जो है वो जेट्रोफा यानी कि रतन जोत को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय अफ्रीकी वॉयलेट पौधा खोजा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। तो किस राज्य में लुप्त प्राय अफ्रीकी वॉयलेट पौधा खोजा गया है? बिहार, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मिजोरम में अभी हाल ही में लुप्त प्राय अफ्रीकी वॉयलेट पौधा खोजा गया है। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, इस प्रश्न पर पूछा जा सकता है।
देखिए, साजी एनम को इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 प्रदान किया गया, वे कहाँ के निवासी? इस पर तो आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। आइए आंसर देखते हैं कि साजी एनम को बायोडायवर्सिटी अवार्ड दिया गया है और ये कहाँ के निवासी हैं। सही आंसर है ए, यानी कि केरल के निवासी हैं साजी एनम और इनको अभी हाल ही में बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 दिया गया है। पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनेगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे तेज जमीनी जानवर चीता को भारत के किस प्रदेश में पुनर्स्थापित किया जा रहा है? यानी कि चीता भारत से समाप्त हो चुके हैं, अब किस देश से चीता ले आकर के मतलब कि भारत के किस प्रदेश में यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। आइए आंसर देख लेते हैं। देखिए, तो सही आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय अभियान जो है, अभियान नहीं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर जो है अफ्रीका से चीता को लेकर के आया जा रहा है और मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। 10 चीते आ रहे हैं, जिसमें 5 आपके नर चीते होंगे और 5 मादा चीते होंगे। कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं? तो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में जो है यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत में आने वाला 2021 का पहला चक्रवात कौन सा है? करंट अफेयर मई का प्रश्न है शायद, हाँ मई का ही प्रश्न है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यास, तौकाते, हुदहुद या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि तौकाते नाम का जो तूफान है वो अभी हाल ही में अप्रैल मई के बीच में आया है और 2021 में आने वाला भारत का पहला चक्रवात है, तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहली जो भी चीज़ें पहली बार हुई हैं भारत में, ठीक है, उनको आपको याद करना है, क्योंकि पिछली बार अगर आप 2019 का एग्जाम देखेंगे तो जो भी चीज़ें पहली बार हुई थी उसमें से लगभग 3 से 4 प्रश्न बने थे। जैसे कि मध्य प्रदेश में कोई चीज़ पहली बार हुई है तो उसको आपको याद रखना है, भारत में कोई चीज़ पहली बार हुई है उसको आपको याद रखना है। हालांकि इस पर हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, अपने दूसरे जो शॉर्ट्स का चैनल है हमारी, इस पर हम शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, वो चैनल उसका नाम है नॉलेज जंक्शन। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आज हमने उसकी लिंक डाल दी है, क्योंकि आज सुबह हमने 1919 के अधिनियम के जो प्रश्न होते हैं, क्योंकि 1919 का अधिनियम अलग से आपके उसमें दिया हुआ है कि 1919 और 1935 दोनों अधिनियम से प्रश्न आएंगे, एमपीपीएससी ने सिलेबस में ही डिस्कस किया है। तो उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया है और इस चैनल की यानी सक्सेस जंक्शन की कम्युनिटी टैब में भी आपको देखने को मिल जाएगा उस चैनल की लिंक, और अभी हम डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक डाल देंगे, ठीक है। नॉलेज जंक्शन के नाम से हमारा शॉर्ट्स का चैनल है, जहाँ पर हम शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें कि कुछ नई चीज़ें जैसे विश्व में होती रहती हैं, कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें जिनके बारे में आपको नहीं पता है, वो सारी चीज़ें हम उस पर अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो लिंक पर क्लिक करके उस पर भी चले जाइएगा आप। आज सुबह हमने 1919 के अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वहाँ पर अपडेट किया है। बहुत जल्दी वहाँ पर भारत में पहला, मध्य प्रदेश में पहला और मध्य प्रदेश में आखिरी, ये सारी चीज़ें हम उस पर अपडेट करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो 2021 का तूफान पहला कौन सा है? तौकाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस रोग में जबड़ा लॉक हो जाता है, जिसे हम लॉक जो रोग भी कहते हैं? पीलिया, टिटनेस, खसरा, कोरोना। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उसे हम टिटनिस कहते हैं। तो टिटनिस रोग में जो है जबड़ा लॉक हो जाता है, यानी कि हम बोल नहीं पाते हैं, और इस जो रोग होता है इसे हम लॉक जो रोग भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, टिटनिस का दूसरा नाम लॉक जो है। अब यहाँ से आपके मानव शरीर विज्ञान से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि अलग से दिया गया है मानव शरीर विज्ञान, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो इसको तो आपको कवर करते हुए ही चलना है। देखिए अगला प्रश्न, आमाशय रस में मिला हुआ घटक जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, वो रस कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन या फिर लाइपेज। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं उसे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में उपस्थित रहता है, जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जब परीक्षा का भय उत्पन्न होता है तो शरीर की कौन सी ग्रंथि सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती है? आउटू ग्रंथि, अग्नाशय, पीनियल या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है वो इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है जब परीक्षा का भय उत्पन्न होता है। पर आपको तो डरना नहीं है, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है सक्सेस जंक्शन के साथ में कि प्रश्न कहाँ जाएगा, कहाँ निकल के बाहर जाएगा। जो बची खुची रह गई है वो अगले 4 दिनों में आपको टॉप 100 में हम कवर करवा देंगे। यूनिट 9 का टॉप 100 की 2 वीडियो आ चुकी हैं, यूनिट 10 के टॉप 100 की 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, और आज शाम को आपको यूनिट 9 की टॉप 100 8:30-9 बजे की समथिंग आपको एक और वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। यूनिट 7 की टॉप 100 स्टार्ट हो चुकी हैं। इतनी ज़्यादा आपको हमने प्रैक्टिस करा दी है कि डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फेफड़ों का आवरण किसका बना हुआ होता है? प्लूरा, पैराकॉर्डियम,
एपिग्लोटिस या फिर कैप्सूल। तो बताइए किससे बना होता है फेफड़े का बाहरी आवरण। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि प्लूरा से बना हुआ होता है फेफड़े का आवरण, आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है? नाभिक, जीन, केंद्रक या फिर गुणसूत्र। तो बताइए आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है और आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल, आपको याद रखना है मेंडल जो है वो आनुवंशिकी के जनक हैं। तो बताइए कि आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि जो जीन है वो आनुवंशिकी की इकाई होती है। सीधा प्रश्न बनेगा, आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल। आनुवंशिकी की इकाई क्या है? जीन। ठीक है, ये प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होती है? मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, नेफ्रॉन या फिर कोशिका। तो बताइए वृक्क की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि जो नेफ्रॉन होती है वो वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है, आपको याद रखना है। सीधा प्रश्न बनेगा, वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई, आंसर लगाना नेफ्रॉन और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। विटामिन के प्रश्न आपके बहुत प्रश्न, लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं विटामिन के। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन के। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर सी, यानी कि विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे सौंदर्यता वाले विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, लोग कहते हैं विटामिन ई की गोलियां खाइए, आपके बाल स्वच्छ, मतलब स्वस्थ रहेंगे, चेहरा बिल्कुल दमकता रहेगा। तो इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 5 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर या फिर 17 मीटर। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। एग्जैक्ट अगर बात करते हैं तो 17.20 17.20 मीटर की दूरी होनी चाहिए अगर आपको अपनी प्रतिध्वनि सुननी है। यानी कि अगर आप कहीं पहाड़ पर खड़े होकर के चिल्लाएंगे, तो अगर सामने आपके 17.2 मीटर की दूरी पर कोई पहाड़ होगा तो वहाँ से टकरा करके जो प्रतिध्वनि आएगी वो आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। ठीक है, तो 17.2 मीटर जो है न्यूनतम दूरी होनी चाहिए अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, पहला शब्द लग गया है, आपको याद रखना है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या फिर मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका बी, यानी कि कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो आपका गुजरात में स्थित है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। स्टार लगा लीजिए, यह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत कौन सा है? जैसा कि आपको पता है ओजोन परत का सबसे ज़्यादा क्षरण CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा किससे निकलती है, वही आपसे पूछा जा रहा है। वृक्ष से, रेफ्रिजरेटर से, दूषित जल से या फिर केरोसिन से। केरोसिन से आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, CO सबसे ज़्यादा निकलती है। ठीक है, प्राणघातक वायु कहते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रेफ्रिजरेटर से सबसे ज़्यादा CFC निकलती है, जिसकी वजह से ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अंधेरे में चमगादड़ के उड़ने का कारण क्या होता है? क्या रीजन है कि चमगादड़ अंधेरे में आसानी से उड़ लेते हैं? अंधेरे में उनकी दृष्टि अच्छी होती है, आंखों की पुतलियां काफ़ी बड़ी होती हैं, उनके द्वारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक तरंगें सहायक होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि उनके द्वारा जो अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पादित की जाती हैं वो उनको उड़ने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि जैसे कि अगर अल्ट्रासोनिक, जैसे वो उड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके उनके द्वारा अल्ट्रासोनिक तरंगें फेंकी जाती हैं, सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उससे टकरा करके उतनी स्पीड से आकर के जो है चमगादड़ को लगती है, तो चमगादड़ समझ जाता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से हमको मुड़ जाना है, इतनी उसकी दूरी है, इतनी दूरी पर हमको मुड़ जाना है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक जो तरंगें होती हैं वो उसको रात में उड़ने में जो है उसकी मदद करती हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? 3 इकाइयां हम पढ़ चुके हैं, वृक्क की पढ़ चुके हैं, नेफ्रॉन होती है, ये भी आपको याद रखना, आनुवंशिकी की जीन होती है, और तीसरी इकाई आपके सामने आ रही है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तीनों इकाइयां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है एक ना एक इकाई आपको टकरा जाए। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है डिहाइड्राइड, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका काय। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो न्यूरॉन होती है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। और हमने आपको बताया है तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, इन 4-5 चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही चीज़ें आपकी मानव शरीर विज्ञान के अंतर्गत आती हैं और इनमें से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे
ठीक है। टॉप 100 का पहला पार्ट है ये। इसके बाद में 2 से 3 पार्ट और आने वाले हैं, जो कि मतलब यूनिट 7 आपकी कवर हो जाएगी, इतना मेरा कहना है, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आज शाम को 8:30 या 9 बजे के बीच में आपके सामने यूनिट 9 की पार्ट नंबर 3 आने वाला है। पार्ट 2 और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर लेकर के आते हैं और दोपहर 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट, और अब शाम को 8:30 बजे भी हम आपके लिए टॉप 100, क्योंकि हमने चालू कर दिया तो टॉप 100 आपके लिए हम लेकर के आते हैं, ठीक है। बाकी जैसा कि हमने आपको कहा है, वन वर्ड वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, या फिर जैसे कि आपके पहला दूसरा, ठीक है ना, विश्व की मतलब महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे, आपके जो छोटे छोटे वीडियो होंगे, वो आपको हमारे शॉर्ट्स वीडियो चैनल नॉलेज जंक्शन पर मिलने वाले हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पहली लिंक वही आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो है, जो आपके जल्दी वाले मतलब कि कम समय में ज़्यादा आपको नंबर दिलवाने वाले जो टॉपिक हैं, वो आपको हम वहाँ पर कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 1935 के अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कल। तो अभी जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, वहाँ पर उसका लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको कम्युनिटी टैब में भी देखने को मिल जाएगा। आज सुबह 1919 वाले अधिनियम के प्रश्न हमने वहाँ पर अपडेट किए हैं, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।